Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of March 2021। तो 18 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की। अगर आपको उसके लेक्चर्स देखने हैं तो यू कैन ज्वाइन द सीरीज फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। उसके बाद आपको लेक्चर्स विजिबल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जो रिलीज हुई थी रिसेंटली, IQ एयर ने उसको रिलीज किया था। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए उसके रिगार्डिंग, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया ऑन द होल had improved its average PM 2.5 particulate matter levels in 2020 than in 2019। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी वर्ल्ड की आई है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बिल सीक्स टू अमेंड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बिल abortion requires the opinion of one doctor if it is to be done within 12 weeks of conception and 2 doctors if it is to be done between 12 to 20 weeks। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है अंडर द बिल प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड एट एनी सर्कमस्टांस आफ्टर 24 वीक्स। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। तीसरा स्टेट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय। इनमें से कौन रिलीज करता है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, या नन ऑफ द अबव। So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions. मैप एक्सरसाइज के बाद मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। अब मैप ऑफ द डे में जाते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि आप लोग सजेस्ट करेंगे, तो मैं आप में से ही किसी के मैप को उठाऊंगा, धीरे धीरे करके अपन सबको उठाएंगे। तो आज फिर से आप लोग सजेस्ट करना, जिसके आज अभी नहीं ले पाए तो हो सकता है कल उसका ले लें, लेकिन आप मैप सजेस्ट करेंगे। तो समीर अब्बास, अक्षय माने, अभिजीत अरिजोना, ये 2-3 लोग थे जिन्होंने ओशियन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बोला था। तो ओशियन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड को हम देख लेते हैं। 2 तरीके के ओशियन करंट्स होते हैं, एक होता है वार्म ओशन करंट्स और दूसरा होता है कोल्ड ओशन करंट्स। तो अब थोड़ा सा एक लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा ओशन करंट्स के रिगार्डिंग। तो ओशन करंट्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे देखो, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जितने जाने वाले करंट रहेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर में अमूमन जो ऊपर की तरफ जाने वाले करंट रहते हैं वो आपके वार्म ओशन करंट्स होते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जाने वाले जितने करंट्स हैं वो वार्म ओशन करंट्स होते हैं। ऊपर में नदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ आने वाले कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। इसके अलावा जो सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाता है, ऊपर आने वाले सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो जो ऊपर की तरफ एरो मार्क्ड हैं वो कोल्ड रहेंगे और जो नीचे की तरफ जाएंगे वो आपके वार्म ओशन करंट्स रहेंगे। ठीक है ना? तो ये थोड़ा डिफरेंस पता रहना चाहिए आपको कि नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से, मतलब एक लॉजिक आपको मैं बता रहा था कि नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जाने वाले जो हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जाने वाले वार्म है, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ आने वाले वार्म है, और नदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ आने वाले कोल्ड है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ आने वाले कोल्ड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको बता दिया है, इसको याद रखना। ठीक है ना? अब एक एक करके अपन बात कर लेते हैं इन करंट्स की, कौन कौन से वार्म करंट्स हैं। देखो, वार्म करंट्स याद रख लो, एक कोई भी एक टाइप के करंट याद रख लो, मेजर, तो आपको दूसरे तरीके की याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यार ये वार्म में तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो वार्म में अगर पढ़ा नहीं है तो ये कोल्ड करंट ही होगा, है ना? अगर आपसे ऐसे पूछता है कोई। जैसे अब वार्म करंट्स नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है, इसका थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो रीजन आ रहा है ना, जिसमें नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा है, इधर नीचे साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इसके बीच में आपका अटलांटिक ओशियन है। यहां पर एक सर्कल टाइप का आपको बनता दिख रहा होगा, है ना? सर्कल टाइप का बनता दिख रहा है। सबसे पहले आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट दिख रहा है नीचे की तरफ, है ना? फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिख रहा है,
जो ऊपर घूम जा रहा है और गल्फ स्ट्रीम बन रहा है ना, गल्फ स्ट्रीम बन रहा है ना, और इधर साइड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और इधर साइड ये कैनरी करंट है ना। अब देखो होता क्या है, ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म ओशन करंट है, गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म ओशन करंट है, वही ऊपर जाकर के नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनता है, वो भी आपका वार्म ओशन करंट है, याद रखिएगा वार्म ओशन करंट है। नीचे आने वाला जो ये इधर से ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये आपका कैनरी करंट, कैनरी करंट एक कोल्ड करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, ये आपका जो पार्ट है ये आपका वार्म ओशन करंट्स है। कैनरी करंट आपका एक कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है ना, कैनरी करंट आपका कोल्ड ओशन करंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर से देखो इधर कनाडा वाले रीजन से इधर साइड से आपका लेब्राडोर करंट आ रहा है, लेब्राडोर करंट आ रहा है ना, तो लेब्राडोर करंट भी आपका एक कोल्ड ओशन करंट है, लेब्राडोर करंट आपका कोल्ड ओशन करंट है। गल्फ स्ट्रीम देख लिया हमने, वार्म ओशन करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देख लिया। अब ये जो सर्कल बन रहा है ना, सर्कल जो ये बनता है इसको जायर बोलते हैं, GYRE, जो करंट्स का इस तरह के सर्कल बन रहा है जायर बोलते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये जो आपका अटलांटिक में ये जो सर्कल बन रहा है, इसके बीच के पार्ट को सरागासो सी बोलते हैं, सरागासो सी। आप लिख सकते हैं इस चीज को कि जो अटलांटिक में ये बीच में गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरी और इधर साइड नॉर्थ इक्वेटोरियल के बीच में जो एरिया बन रहा है उसको सरागासो सी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्पेशल तरीके की वीड यानी कि घास उगती है जिसको सरागासम बोलते हैं। तो सरागासम घास या वीड के कारण ही इसको सरागासो सी कहा जाता है। तो ये भी आप ये चीज थोड़ा याद रखिएगा। ये होगा नॉर्थ अटलांटिक में। अब साउथ अटलांटिक, जब नीचे की तरफ देखोगे, मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा, साउथ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक है ना, तो अटलांटिक में ही जब साउथ की तरफ आ पाओगे तो एक तो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट भी आपका एक वार्म करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट दिख रहा है। और नीचे तरफ आता हुआ आपको ब्राजीलियन करंट दिख रहा होगा, ब्राजीलियन करंट भी एक वार्म करंट है, वार्म ओशन करंट है आपका, ब्राजीलियन करंट भी एक वार्म ओशन करंट है। और इधर साइड नीचे से ऊपर बेंगुएला करंट आपको दिख रहा होगा, तो बेंगुएला करंट जरूर आपका एक ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये एक कोल्ड करंट है, बेंगुएला जो करंट है ये कोल्ड करंट है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो अपने को चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको मैंने ये बताया कि यहाँ पर अभी नॉर्थ में हमने गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात की, ठीक है। दूसरा हम सदर्न तरफ आए तो हमने देखा कि ब्राजीलियन करंट देखा, ब्राजीलियन करंट एक वार्म करंट है, हमने ये देखा। और बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट जो देखा वो एक कोल्ड करंट देखा, ठीक है ना, बेंगुएला करंट एक कोल्ड करंट देखा, ठीक है ना। तो ये आपको दिखिए साउथ अटलांटिक वाले पार्ट में। अब इधर साइड अपन आते हैं, देखो नीचे जो करंट है ना, ये जैसे एंटार्क्टिक सब पोलर, एंटार्क्टिका सब, ये आपका देखो स्ट्रेट लाइन में सीधे ट्रेवल कर रहा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, ये सब जो करंट, ये नीचे के सॉरी जो एंटार्क्टिका सब पोलर, ये करंट सीधे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लैंड नहीं है। अगर क्या होता है कि अगर ओशन करंट्स के आप ये रीजन देखेंगे, अगर ओशन करंट्स के अगर आप रीजन देखें तो उसमें क्या रहता है, ओशन करंट्स के रीजंस में एक रहता है आपका जो ये आउटलाइंस रहती हैं, जो आउटलाइंस रहती है ना, ये शोर लाइंस जो रहती हैं या कॉन्टिनेंट की जो लाइंस, उनके लाइंस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर तो एक रीजन है ही, सैलिनिटी एक रीजन है ही। अगर आप देखेंगे कि ओशन करंट्स के रीजन क्या क्या है जो इंपैक्ट करते हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि सैलिनिटी भी एक रीजन है, आपका कोरियोलिस फोर्स भी एक रीजन है, रोटेशन ऑफ द अर्थ भी एक रीजन है, टेम्परेचर डिफरेंस भी एक रीजन है। और उसमें एक रीजन ये भी है कि जो शोरलाइन रहती है, जो शोरलाइन का शेप रहता है वो भी बहुत ज्यादा शेप करता है। जैसे कि अगर आप ऊपर देखो लेब्राडोर करंट इस तरीके से आ रहा है, गल्फ स्ट्रीम बिल्कुल उसी शेप में जा रही है जैसे अमेरिका का शेप है इधर साइड का, ठीक है ना। और कैनरी करंट उसी शेप में आ रहा है जैसा कि अफ्रीका का शेप है इधर साइड का। तो ये इनको बहुत इंपैक्ट करता है, ठीक है। थोड़ा सा हम पैसिफिक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक वार्म करंट, अलास्का करंट आपको दिख रहा होगा। अलास्का करंट जो है वो एक वार्म करंट है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अलास्का करंट एक वार्म करंट है, ठीक है ना। वैसे अलास्का का नाम देख करके ये लगता है कि अलास्का जो करंट होगा वो कोल्ड करंट होगा, बट अलास्का करंट इज एक्चुअली अ वार्म ओशन करंट, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और इसके अलावा आपको वहीं पे दिख रहा होगा कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट जो दिख रहा है ना, कैलिफोर्निया करंट जो है वो आपका एक कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है ना। कैलिफोर्निया करंट है एक आपका कोल्ड ओशन करंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इसको याद रखिएगा। और यहां पर देख लेते हैं
तो ये अलास्का करंट देख लिया हमने, कैलिफोर्निया करंट देख लिया, ठीक है ना। दैट इज अनदर थिंग विच वाज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। आगे मूव करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं, अब हमने इधर ब्राजीलियन करंट देखा नीचे की तरफ आता हुआ, मतलब कि वार्म मोशन करंट, ब्राजीलियन करंट देखा। एंड यहाँ पे पेरुवियन करंट जो पेरू वाला रीजन है वहां से पेरुवियन करंट है, जो आपका एक कोल्ड करंट है। पेरुवियन करंट एक कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट भी इसको कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर हम्बोल्ट करंट, इसको हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। तो दैट इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा और ये आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो एक करंट है आपका वो एक कोल्ड करंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेरुवियन करंट। इनफैक्ट जब आप मतलब कि ये पेरुवियन करंट तो काफ़ी ज़्यादा एल नीनो और लानीना के टाइम में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा, है ना। उस समय भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसको देखेंगे कि इसका यूज़ आता है, ठीक है ना। तो ये आपको देख लिया, पेरुवियन करंट देख लिया, कोल्ड करंट, ब्राजीलियन करंट देखा, वार्म करंट, इधर साइड हमने देखा कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट देखा, बेंगुएला करंट कोल्ड करंट देखा, कैनरी करंट कोल्ड करंट देखा, ऊपर गल्फ स्ट्रीम देखा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखा, और आपका ये लेब्राडोर करंट देखा, लेब्राडोर कोल्ड देखा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम और अलास्का आपका वार्म करंट देखा, ठीक है ना। तो इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने आपको बताई। आगे इधर से साइड देखते हैं, एक और कोल्ड करंट ऊपर ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट दिख रहा है। ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट दिख रहा है ना, वो एक और कौन सा करंट है, वो आपका एक कोल्ड करंट है। तो वो भी आप याद रखिएगा, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट जो है वो आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। अब इधर साइड आ जाते हैं, अफ्रीका में आते हैं, इधर इधर इंडियन ओशन साइड पे आते हैं। तो यहाँ अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में आपको दिख रहा होगा अगुलास करंट। अगुलास करंट एक वार्म मोशन करंट है, अगुलास करंट एक वार्म मोशन करंट है, इसको याद रखिएगा। अगुलास करंट एक वार्म मोशन करंट है, ठीक है ना। अगुलास वार्म है, और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट दिख रहा होगा। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जरूर एक कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एक कोल्ड करंट है, ये आप याद रखिएगा। आपका जो ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो कोल्ड करंट है, अगुलास करंट एक वार्म करंट है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के जब आप ईस्टर्न साइड में आएंगे तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट आपको दिख रहा होगा। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट दिख रहा है, ये जायर किसके साथ बना रहा है, देखो हर करंट आपका जायर बना रहा है अभी तक मैंने जितने। अब आप बोलेंगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट तो अकेला नहीं चल रहा, नहीं, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट और इधर साइड ये पेरुवियन करंट। तो ये जो पेरू हम्बोल्ट है ना, ये हम्बोल्ट करंट, पेरुवियन करंट और आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट एक जायर बनाता है, ठीक है ना। ऊपर देखोगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, नीचे मैंने आपको बता दिया वार्म है। ऊपर की तरफ देखो तो कुरोशियो करंट एक वार्म करंट है, कुरोशियो करंट वार्म है। और आपका इधर साइड आप कुरोशियो है, उसके ऊपर ओयाशियो आ रहा है, ये जापान वाले रीजन में आता है। तो कुरोशियो करंट एक वार्म करंट है, ओयाशियो करंट एक कोल्ड करंट है। कुरोशियो किसके साथ बनाना है जायर, तो कुरोशियो आपका इधर साइड कैलिफोर्निया के साथ जायर बना रहा है। कैलिफोर्निया आपका कोल्ड करंट हो जाएगा, ठीक है ना, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ये इतने करंट्स हैं जो कि हमने जिसकी बात की, इंपॉर्टेंट करंट्स हैं ये वाले। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और ये जितने मैंने आपको बताया मेन वाले तो मैंने आपको बता दिए हैं, मेन वाले आपको बता दिए हैं। सैरागैसो सी और सैरागैसम भी बता दिया मैंने, जायर्स बता दिया आपको मैंने अलग अलग कि जायर किसके साथ कौन बनाता है, ठीक है। वो सैरागैसो सी वाला तो जरूर याद रखो, दैट इज द मोस्ट फेमस जायर, आई थिंक दैट इज द मोस्ट फेमस जायर, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दिस वॉज द मैप ऑफ द डे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आज के आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है बोथ, दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट्स, है ना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में वन ओनली, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो बिल है वो 12 से 20 हफ्तों के लिए एक डॉक्टर बोलता है और 20 से 24 के लिए 2 डॉक्टर बोलता है, ठीक है ना। और प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंस ऑफ 24 वीक्स, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 24 वीक्स के बाद भी अगर फैटल एबनॉर्मेलिटी है तो फिर उसको किया जा सकता है मेडिकल बोर्ड के परमिशन से। तीसरा सवाल जो है वो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, तो इरीना यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, सी इसका आंसर करेक्ट होगा। सो आज आप लोग बताइएगा मुझे कौन सा मैप मुझे कल बताना है, सो आई विल बी टेलिंग द मैप एज पर दैट ओनली, ठीक है ना। तो अब मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। जो पहली न्यूज है वो है क्विक डिसाइसिव स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कर्व सेकंड पीक, सेज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो सेकंड पीक आया है कोविड-19 का, उसको दूर करने के लिए क्विक
एंड डिसाइसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसमें 3T पॉलिसी का उन्होंने बताया। देखो ये जो है 3T पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। टेस्ट करो, ट्रैक करो और ट्रीट करो, है ना। तो द नीड फॉर 3Ts, यानी कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। तीसरा उन्होंने बोला है इंसा कॉग के बारे में। अब इंसा कॉग क्या है, आप लोगों ने शायद इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। इंसा कॉग है इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक कंसोर्टिया। याद रखिएगा, सार्स कोरोना वायरस 2, इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक कंसोर्टिया। ये लॉन्च किया गया था, कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR एंड CSIR। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक कंसोर्टिया जो लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR एंड CSIR के द्वारा। अब इसका ओवरऑल एम क्या है? ओवरऑल एम ऑफ दिस प्रपोज्ड कंसोर्टियम इज टू मॉनिटर द जीनोमिक वेरिएशंस इन द SARS-CoV-2 ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू अ मल्टी लेबोरेटरी नेटवर्क। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र क्यों किया है? क्योंकि इसके पास एक टास्क है कि किस तरीके से SARS-CoV-2 का जो SARS कोरोना वायरस 2 का जो वायरस है, वो किस तरीके से जेनेटिक म्यूटेशन या जीनोमिक म्यूटेशन कर रहा है ना। तो उसको स्टडी करने के लिए और उसके बेसिस पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करना है, उसके लिए आपका इंसाकॉग रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसाकॉग याद रखिएगा, ये जीनोमिक कंसोर्टियम है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने बात की है। अगली जो न्यूज है वो है सीरियस इश्यू इफ 3 करोड़ रेशन कार्ड्स वर कैंसल्ड, सेज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बहुत सीरियस मैटर है अगर 3 करोड़ रेशन कार्ड्स को केवल इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनका लिंक आधार से नहीं था। अभी एक्चुअली में एक प्ली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि आधार से लिंकेज ना होने की कारण उनका जो राशन कार्ड था वो उसको कैंसिल कर दिया गया, और उस कारण से जो अमाउंट मिलना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था, और हंगर की सिचुएशन आ गई और फैमिली में डेथ भी हो गई, मतलब भूखमरी के कारण मौत भी हुई, है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब मांगा है सेंटर से कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट दैट यू हैव कैंसल्ड नियरली 3 करोड़ राशन कार्ड्स बिकॉज ऑफ द नॉन लिंकेज विद द आधार, है ना। इस कारण से तो नहीं किया है। तो ये एक बात है जो कि इंपॉर्टेंट इशू रहेगा। यूनियन गवर्नमेंट क्या बोलती है अमूमन, एक्चुअली जो एक्सप्लेनेशन देती है वो ये देती है कि दीज आर कैंसल्ड कार्ड्स बिकॉज दे वर बोगस। उनका ये कहना है कि ये बोगस थे इसलिए कैंसिल कर दिया गया। बट द रियल रीजन इज दैट द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बेस्ड ऑन आयरिश आइडेंटिफिकेशन, थंब प्रिंट्स, नॉन possession of आधार, नॉन फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट इन रूरल एंड रिमोट एरियाज लेड टू लार्ज स्केल कैंसिलेशन ऑफ राशन कार्ड। तो ये इसके राशन कार्ड को कैंसिल होने के ये रीजंस थे, है ना, जो वो नहीं जो गवर्नमेंट बता रही है। तो ये भी एक बड़ा इशू रहेगा। अब देखते हैं इसमें क्या डिसीजन लेता है सुप्रीम कोर्ट। दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहां पे देखो आप मूव कर सकते हो। एडिटोरियल सेगमेंट पे आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो अलाइनिंग अ मिसाइल डील विद डेस्टिनेशन मनीला। अब यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है कि फिलीपींस और इंडिया है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट। मतलब कि फिलीपींस हमसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर कर रहा है। एंड ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली दिस इज लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर सेल्स ऑफ डिफेंस सिस्टम। इंडिया की तरफ से सेल्स ऑफ डिफेंस सिस्टम जाने के लिए ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है। इनफैक्ट फिलीपींस इज द फर्स्ट कंट्री जो कि हमसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लेने के लिए तैयार है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लेने के लिए तैयार है, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाएगा फिलीपींस में। और ये काफ़ी बड़ा एक एडवांसमेंट है, काफ़ी बड़ा एक डेवलपमेंट है जो कि इस फील्ड में डिफेंस के एक्सपोर्ट की फील्ड में हमारी तरफ से हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मोस का आप सबको पता है कि ये इसका जो काम है ये 1990s में, लेट 1990s में शुरू हुआ था, है ना। एंड इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम NPO
मशीनो स्त्रोयनिया, याद रखिएगा, मशीनो स्त्रोयनिया जो कि रशियन है, उनके साथ मिलकर के। ब्रह्मोस का नाम भी ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर पर है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस का जो नाम है वो मॉस्कोवा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। अब ये जो टॉपिक है ना आपका, ये आपका जो टॉपिक है ये GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस वाले पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो GS2 उसका इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ब्रह्मोस है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, 2.8 मैक की इसमें स्पीड आ जाती है। 2.8 मैक मतलब कि लगभग 3 गुना साउंड के स्पीड के बराबर, और रेंज इसकी जो है वो 290 किलोमीटर थी एटलीस्ट, और जो नया वर्जन है उसमें 400 किलोमीटर की स्पीड है। Traveling with such a velocity means that it would be difficult for air defense systems utilizing surface-to-air missiles to intercept the BrahMos, or while it will be easier for it to target and neutralize the advanced fighter jets। तो ये ब्रह्मोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज करना है, उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीड इसमें काफ़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि जैसे चाइना का J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसकी स्पीड 2 मैक से कम है और ब्रह्मोस की स्पीड 2.8 मैक है। तो इसका मतलब है कि 2.8 मैक की स्पीड से ब्रह्मोस ज़्यादा जल्दी उसको कैप्चर कर लेगा और उसको टारगेट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि देखो इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे बहुत बड़े टारगेट्स बना रखे हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, है ना, बहुत ज़्यादा टारगेट्स बना रखे हैं। एंड एक जो ये स्टार्टिंग है ये होना बहुत जरूरी है, वाटर शेड मूवमेंट है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज हमसे डिफेंस का प्रोक्योरमेंट या डिफेंस का हमसे प्रोक्योरमेंट करना शुरू कर दें। प्लस हमारा जो टारगेट है वो है $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय 2025। तो ये जो हमारा टारगेट है $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट बाय 2025, उसको पूरा करने में ऐसी ही डील्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कंट्री सच एज वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, UAE, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका हैव सो फार शोन इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग दिस ब्रह्मोस सिस्टम। तो बहुत सारी कंट्री जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, UAE, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सारे ने इंटरेस्ट दिखाया है इन बाइंग दिस ब्रह्मोस सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ द इम्प्लीकेशन ऑफ द फिलीपींस बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट द ब्रह्मोस वुड बी वाइड रेंजिंग। मतलब जो ये फिलीपींस हमसे जो ये ले रहा है डिफेंस ब्रह्मोस सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो चाइना को एक कॉशन मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो फिलीपींस और ये जो कंट्रीज़ हैं ये साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट में है ना, साउथ चाइना सी में चाइना के साथ ये डिस्प्यूट में है। तो चाइना क्या है, अभी तक इनको सोचता है कि इनके पास कुछ नहीं है, कोई डिफेंस इनका स्ट्रांग नहीं है, कोई ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी इनके अंदर है नहीं, तो डराए रहता है। बट अब जब ये कैपेबिलिटीज इसके अंदर आ जाएंगी तो एक चाइना के लिए भी एक वार्निंग बेल टाइप का सिग्नल जाएगा। दैट इज द थिंग। दूसरा कि अब जो आसियान नेशंस हैं वो भी हो सकता है कि डिफेंस सिस्टम एक्वायर करे, ब्रह्मोस डिफेंस सिस्टम एक्वायर करे। और इंडिया की जो डील है, इंडिया को देखो मॉनेटरीली तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही सॉफ्ट पावर के रूप में जो उसका स्टेचर है, क्रेडिबिलिटी जो है उसका डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। सो दैट विल बी अनदर बेनिफिट टू इंडिया एंड ऑल, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें आगे क्या है, कुछ पॉसिबल हर्डल्स। अब कुछ पॉसिबल हर्डल्स हैं यहाँ पे ऑथर ने 2 मेन हर्डल्स बताए हैं। पहला है काटसा, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब ये क्यों आ रहा है प्रॉब्लम में? क्योंकि ब्रह्मोस जो है उसमें 65% जो कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग द रैमजेट इंजन एंड द रडार सीकर, दे आर फ्रॉम द NPO मशीनोस्त्रोनिया, जो कि आपका रशियन है। अब इस कारण से हो सकता है कि अमेरिका इस पे काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन करे। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जो काटसा एक्ट आया था अमेरिका में वो 3 कंट्रीज के लिए आया था, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के लिए आया था। रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के लिए आया था, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, जैसे इंडिया के लिए भी S-400 सिस्टम है ना, S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम, ये तो लिखा भी हुआ है S-400। इसी में क्लियरिटी अभी तक नहीं है कि हम वो डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो देखो मना किया है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट हो चाहे जो बाइडन की गवर्नमेंट है, दोनों ने ही मना किया है कि भैया ये एक्ट के लिए तो, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही इस एक्ट के फेवर में थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक नहीं था।
है ना। सो दैट इज द फर्स्ट इशू। दूसरा जो इशू है वो है फाइनेंसिंग का इशू। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस सिस्टम जो है उसके साथ जो चीज़ें टोटल आती हैं लगभग 2000 करोड़ का ये पड़ता है, 2000 करोड़ का ये लगभग कॉस्ट पड़ती है एक सिस्टम की। सो एक्चुअली दिस इज़ नॉट वेरी चीप, और ऐसा नहीं है कि बहुत ईजिली कोई ले सकता है, एक्वायर कर सकता है। फाइनेंशियल इसमें जो फाइनेंशियल बर्डन है यानी वित्तीय भार जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इस कारण से क्या जो रहता ये एक दूसरी जो हर्डल है बेसिकली इन दैट इट कम्स इन दैट, है ना। तो दैट इज द थिंग। लेकिन इसके बहुत सारे एडवांटेज है, और ये अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है हमारी फिलीपींस के साथ तो बहुत जल्दी हम डिफेंस मार्केट में भी अपना अच्छा खासा नाम कर लेंगे। सो दैट इज द मेयर पॉसिबिलिटी। आगे मूव करते हैं गांधीयन रूट इन म्यांमार। अब बेसिकली ये गांधीयन रूट क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि म्यांमार में जो सिविल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट है, बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट है, और बिल्कुल उसी तरीके से जो गांधीयन फिलॉसफी थी ऑफ नॉन वायलेंस उसी तरीके से काम चल रहा है। चाहे कितना भी ऑपरेशन हो, एक गाल में झापड़ पड़ रहा है तो भी दूसरा गाल आगे कर दे रहे हैं। तो बेसिकली वो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। ऑंग सैन सू की को याद रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1991 में। नोबेल पीस प्राइज ऑंग सैन सू की को 1991 में दिया गया था, एंड शी वॉज इन हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, एंड अभी फिर से उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है म्यांमार में ही। एंड इट इज़ आयरॉनिकल दैट आफ्टर 30 years द नोबेल लॉरिएट हैज़ अगेन बीन अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार इटसेल्फ, है ना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, और मिलिट्री जनता का जो क्रैकडाउन है पब्लिक के ऊपर वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो पब्लिक है वो बिल्कुल नॉन वायलेंट मेथडोलॉजी से आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, बहुत पीसफुल। और जैसे महात्मा गांधी ने यूज़ किया था स्पिनिंग व्हील को एज अ सिंबल अपने उस आइडियोलॉजी को शोकेस करने के लिए, उन्होंने एक स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया था एज एन आइडियल फॉर नॉन वायलेंस। एंड इसमें दो मैसेज जा रहे थे। देखो दो मैसेज क्या क्या थे। द व्हील वॉज द मेन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियाज ग्रोइंग इंडस्ट्रियलिज्म, है ना। तो इट इज प्रेजेंट द व्हील वॉज द मेन इंस्ट्रूमेंट to protest against India's growing industrialism, and it was also a symbol of resistance to the British made clothes। और ये एक और सिंबल था ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश मेड क्लोथ्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग ने भी सिंबल ऑफ अमेरिकन ड्रीम वाला था, आई हैड अ ड्रीम वाला स्पीच अगर आप पढ़ोगे, आई हैड अ ड्रीम, है ना, ग्रेट अमेरिकन ड्रीम था उनका। इसके अलावा अभी जो म्यांमार और थाईलैंड में चल रहा है वो 3 फिंगर सल्यूट चल रहा है, 3 फिंगर सल्यूट चल रहा है ना। 3 फिंगर सल्यूट इज अ सिंबल यूज्ड देयर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, और ये काफी ज्यादा मोरली बूस्टिंग है। लुकिंग बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन, अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये लिखा गया है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑथर ने कहा है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जिनके पास एनपीए की समस्या है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जो कि फेल हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन करने से आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि वो चीज़ काम करी जाएगी, है ना। और हमारे यहाँ तो इतना बड़ा जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, देन इट वुड वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन टू परस्यू द बेनिफिट्स ऑफ दीज। क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन है वो प्राइवेट जो है वो केवल उनका एक मोटिव रहता है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस कारण से ये एक इंपॉर्टेंट इशू बनेगा। अब देखो इसमें लिखा हुआ है बैंक नेशनलाइजेशन अशर्ड इन रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। पहली बार जो बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था वो 14 बैंक्स का हुआ था, 1969 में हुआ था। फिर 1980 में 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन फिर से किया गया था। और ऑथर ने कहा है कि ये जो दो इवेंट्स थे 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइजेशन और 1980 में 6 का, तो ये ट्रांसफॉर्म कर चुका था पूरा बैंकिंग सेक्टर को। इसके पहले जॉब्स बहुत लिमिटेड थे, लेकिन इसके बाद एक्चुअल में जॉब क्रिएशन शुरू हुआ। एक्सटेंडेड क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलना शुरू हो गए, पुअर को लोन मिलने लगा, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम शुरू हो गए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज शुरू हो गई, एक्सपोर्ट बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, विमेन एम्पावरमेंट हुआ, विमेन को लोन मिलने लगा, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बनने लगी। ये सारी चीज़ें जो हुई ना ये नेशनलाइजेशन के बाद हुई। अदरवाइज के पहले बहुत एक लिमिटेड चंक ऑफ पीपल थे जो कि बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे थे। ब्रांचेस इतनी लिमिटेड थी कि अगर नेशनलाइजेशन के पहले देखें तो केवल 1833 ब्रांचेस वर देयर इन द रूरल एरियाज 1969 में, और 1995 में ये बढ़ करके 33,000 में हो गए। 1833 बैंक ब्रांचेस जो कि रूरल एरियाज में थी 1969 में, उससे बढ़ करके 33,000 ब्रांचेस हो गई बाय 1995, है ना।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सिस्टम जो आया पब्लिक बैंकिंग का, उसने मनी लेंडर्स के ऊपर जो डिपेंडेंस था रूरल एरियाज में वो रिमूव कर दिया। एंड यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि इनको करना क्या चाहिए था कि पब्लिक जो सेक्टर बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन नहीं किया आपने कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं लेकर के कि जो विलफुली डिफॉल्ट करेगा उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस लगेगा, उसको क्रिमिनल ऑफेंडर माना जाएगा। ये सब कंडीशंस करते ना। अब आपने तो सीधे क्या सोल्यूशन निकाला कि भैया ये प्राइवेटाइज कर दो, ये चीज़ प्राइवेटाइज कर दो, है ना। तो दैट इज़ नॉट समथिंग गुड जो कि ऑथर ने यहाँ पे कहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं यहाँ पे। प्लान टू टेस्ट आंगनवाड़ी फूड बाय FSSAI, यानी कि आंगनवाड़ी जो फूड है उसको अब कौन टेस्ट करेगा? मिशन 2.0 में FSSAI लैब्स टेस्ट करेंगे आंगनवाड़ी फूड को, ठीक है ना। पोषण अभियान, देखो यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें पोषण अभियान में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ। पोषण अभियान के 4 इंपॉर्टेंट टारगेट्स याद रखना है। एक सेकंड, लेट मी राइट इट डाउन। 4 इंपॉर्टेंट टारगेट्स ऑफ पोषण अभियान। एक तो याद रखना 2%, 2%, 3%, 2%। अब ये क्या है? 2% यानी कि जो चाइल्ड वेस्टिंग है उसको 2% पर ईयर के हिसाब से डिक्रीज करना है। जो चाइल्ड स्टंटिंग है, वेस्टिंग 2% से, स्टंटिंग भी 2% के हिसाब से पर एनम डिक्रीज करना है, ठीक है। देन आपका जो 3% है वो अनीमिया जो मदर को अनीमिया रहती है उसको 3% पर एनम की स्पीड से कम करना है। और ये जो लास्ट का 2% है ये लो बर्थ वेट को भी जो इशू है उसको भी समस्या को दूर करना है। तो ये है पोषण अभियान के टारगेट्स। 2% चाइल्ड वेस्टिंग, 2% चाइल्ड स्टंटिंग, 3% पर एनम आपका अनीमिया, सब पर एनम के हिसाब से ही है ना, और 2% के हिसाब से लो बर्थ वेट। अब हम FSSAI की बात कर रहे थे, तो FSSAI के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर बनी है, ठीक है ना। एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। कौन से एक्ट से बनी है ये? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के थ्रू ये बनी है, ठीक है। एंड FSSAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। तो FSSAI रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। FSSAI इज FSS एक्ट जो है इट्स अ बकेट फॉर ऑल द ओल्डर लॉस, मतलब पुराने जितने भी लॉस थे उनको सब्ज्यूम कर लिया इसने। उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को सब्ज्यूम किया। इसके साथ 7 और लॉस थे जिनको किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, उसको सब्ज्यूम किया था, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं यहाँ पर। इनैक्ट लॉस टू मेक फेसबुक गूगल पे फॉर द न्यूज़। MP अब MP ने कहा जैसा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना, इन्होंने अपने न्यूज़ चैनल्स को पे करने के लिए कह दिया है ना, गूगल फेसबुक को। तो ऐसा ही एक लॉ लाने के लिए इंडिया में बात की जा रही है, अभी ये सवाल उठाया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा बता दूं आपको, क्वेश्चन आर जो होता है वो फर्स्ट और जो आर जो होता है पार्लियामेंट का वो क्वेश्चन आर होता है ना। इट इज़ द फर्स्ट आर। एंड इसमें ड्यूरिंग दिस 1 आवर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स हु होल्ड देम अकाउंटेबल। एंड दूसरी चीज़ ये कि द क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स, मतलब ऐसे MPs जो कि मिनिस्टर नहीं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, प्राइवेट मेंबर्स क्वेश्चन, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा है जीरो आर जो एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में या उसमें कहीं मेंशन नहीं है, ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। एंड अंडर दिस MPs कैन रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, बिना किसी प्रायर नोटिस के मैटर को रेज किया जाता है। MPs कैन रेज द मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, ठीक है ना। एंड द 0 आर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, मतलब कि 0 आर के बाद क्वेश्चन आर के बाद 0 आर होगा और 0 आर तब तक चलेगा जब तक एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एजेंडा ऑफ द डे एंड क्वेश्चन आर के बीच का जो गैप है वो 0 आर कहलाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा।
तो आगे देखते क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है जिसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। न्यू DFI मस्ट कर्ब रिलायंस ऑन द फॉरेन फंड सेज केवी कामत। अब केवी कामत जी का ये कहना है कि आपका जो DFI अप्रूव किया गया है कैबिनेट द्वारा, तो DFI क्या है, डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन क्लियर किया गया है कैबिनेट द्वारा। कैबिनेट ने क्लियरेंस दे दिया है DFI यानी कि डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। तो यह भी रिसेंटली बजट में प्रपोज किया गया था, DFI यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। उसको इनिशियल कॉर्पस 20,000 करोड़ का दिया जा रहा है एंड इसको क्लियरेंस दिया जा रहा है। DFI का काम क्या रहेगा, बेसिकली फाइनेंस करने का काम रहेगा, फाइनेंस का काम रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को या बड़े प्रोजेक्ट्स जो आएंगे कैपिटल बिल्डिंग के, उनको फाइनेंस करने का काम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का रहेगा। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना। और सर्वे हमारा इस बार का बता ही चुका है कि जो इंटरनेशनल सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिया के खिलाफ एक बायस लेकर के चलती हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की हो और उसकी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग है वो BBB- या Baa3 हो। BBB- Baa3 जो रेटिंग है वो बहुत कम है और ये अच्छे कॉन्फिडेंस को, इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस को नहीं शोकेस करती है, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। ये एक चीज़ जो थी मैंने सर्वे में बताया भी था आपको। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 20,000 करोड़ का इनिशियल कॉर्पस है और उसको अप्रूव किया गया है अभी कैबिनेट द्वारा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि बजट में इसको प्रपोजल था और इसका काम क्या रहेगा, फाइनेंस करने का काम रहेगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।